हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नोबेल गैस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करें। देखिए, नोबेल गैस जो होते हैं यह प्रायः इनर्ट नेचर के होते हैं। इसके क्या कारण हैं? तो इसके मुख्य कारण 3 हैं, इसको हम लोग पहले समझ लें। देखिए, ये इनर्ट नेचर के होते हैं। इसका पहला कारण है कि इसके पास अस्थाई विन्यास पाया जाता है। इसको हम अंग्रेजी में लिख देते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP6। इसके पास अर्थात ऑक्टेट या डुप्लेट होता है। दूसरा कारण है कि इसका आयनन विभव जो होता है उच्च होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को इंडिकेट करते हैं डेल्टा एस से। इसका आयनन विभव उच्च होता है। तीसरा कारण है कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। पुराने किताबों में लिखा होगा, इसी को ऐसे लिख दिया होगा नए किताबों में कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH उच्च धनात्मक होता है, जिसके कारण ये इनर्ट नेचर के होते हैं। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, जिसके कारण यह न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए यह इनर्ट नेचर के होते हैं। बात इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए, 1962 के पहले नोबेल गैस के कोई भी ट्रू कंपाउंड ज्ञात नहीं थे। केवल नोबेल गैस में आर्गन के, क्रिप्टन के, जेनन के ही कीज कंपाउंड ज्ञात थे। यह इसके ट्रू कंपाउंड नहीं थे। इसको क्लाथ्रेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको पिंजड़ा यौगिक कहते हैं। कोई पूछे कि क्यों हीलियम और नियन अपने पिंजड़ा यौगिक या केज कंपाउंड का निर्माण नहीं करते थे? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। अब डिटेल हम लोग केज कंपाउंड पे यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि आर्गन, क्रिप्टन, जेनन ही पिंजड़ा यौगिक केज कंपाउंड का निर्माण करते थे। वे ट्रू कंपाउंड नहीं थे नोबेल गैस के। 1962 में एक वैज्ञानिक थे N बटलेट। इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन का रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इन्होंने निर्माण कर दिया और इसका अध्ययन किया तो देखा कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो होता है वह O2 को O2+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जेनन का जो आयनन विभव होता है वह O2 के आयनन विभव के लगभग बराबर होता है। जेनन का आयनन विभव लगभग 1175 किलो जूल पर मोल होता है। O2 का आयनन विभव जो होता है लगभग 1170 किलो जूल पर मोल होता है। दोनों का आयनन विभव लगभग समान। देखा कि ऑक्सीजन O2 जो होता है, O2 का मॉलिक्यूलर डायमीटर, मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो परमाणु जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, इनके बीच की दूरी जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, और जेनन का एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होता है 4 एंगस्ट्रॉम। तो जिस प्रकार ऑक्सीजन का रिजेक्शन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराया था, उसी प्रकार अब जेनन का रिजेक्शन इन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराकर जेनन का प्रथम यौगिक XCPTF6 जो ऑरेंज येलो कलर का होता है का निर्माण कर दिया। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जेनन का कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बनाया गया? तो उसका नाम था जेनन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। याद रखिएगा, यह ऑरेंज कलर का होता है। यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए। इसके बाद जेनन के बहुत सारे ऑक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्रिप्टन के मात्र एक यौगिक KrF2 क्रिप्टन डाइफ्लोराइड ज्ञात हैं। रेडन के एक कंपाउंड जो है RF2 रेडन
डाईफ्लोराइड ये आइडेंटिफाइड हैं, इसकी पहचान किया जा चुका है, परंतु इसे बनाया नहीं गया है। लेकिन हीलियम, नियन और आर्गन जो होते हैं यह पूर्णतः निष्क्रिय हैं, अभी इसके कोई कंपाउंड ज्ञात नहीं है। तो इसको मैं नोट करवा रहा हूं, इसे आप नोट करते चलें। पहले आप इन तथ्यों को नोट कर लें, मैं नीचे लिख रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण बात। 1962 के पहले केवल आर्गन, क्रिप्टन, जेनन के केज कंपाउंड जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्लाथ्रेट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पिंजरा यौगिक, पिंजरा यौगिक केज कंपाउंड ज्ञात थे। और ये केज कंपाउंड ट्रू कंपाउंड नहीं होते थे, याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार मेहमान और मेजबान होते हैं उसी प्रकार ही मेहमान के तौर पर किसी चीज में जाके घुस जाता था केज में। अब कैसे केज कंपाउंड बनता है, किसके क्रिस्टल में घुस जाता है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल यह बात याद रखिएगा कि केज कंपाउंड ज्ञात थे। हीलियम, नियन का साइज छोटा होने के कारण ये केज कंपाउंड का निर्माण नहीं करते हैं। इतना बात आप फटाफट नोट कीजिए, इन तथ्यों को भी नोट कर लेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1962 में बटलेट ने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिजेक्शन जो है ऑक्सीजन से कराकर एक आयनिक ठोस कंपाउंड डाईऑक्सीजेनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5 बनाया। कैसे बनाया देखिएगा, यह O2 है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का अभिक्रिया कराया तो एक आयनिक ठोस कंपाउंड बन गया। ध्यान दीजिएगा, यह रेड कलर का सॉलिड होता है, याद रखिएगा, किस कलर का होता है, रेड कलर का। इस अभिक्रिया में जो O2 को यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। यह कई बार पूछा गया है, यह क्या है, किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं O एजेंट लिख देता हूं, ठीक है। अब इन्होंने एक बात देखा और कि जेनन और O2 के गुणों में समानता भी पाई जाती है। जैसे जेनन का प्रथम आयनन विभव जो होता है लगभग 1175 किलो जूल पर मोल होता है, वह O2 के आयनन विभव के लगभग बराबर होता है। और O2 का आयनन विभव भी बताए थे आपको कि लगभग 1170 किलो जूल पर मोल होता है। O2 मॉलिक्यूल का डायमीटर, यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, इसी को हम लोग डायमीटर कहेंगे या बॉन्ड लेंथ कहेंगे, याद रखिएगा। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वह जेनन के एटॉमिक रेडियस के लगभग बराबर होता है, और इसका याद रखिएगा कितना होता है भैया, कितना होता है, 4 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी आधार पर मार्च 1962 में बटलेट ने जेनन का प्रथम कंपाउंड बनाया। कैसे उन्होंने जेनन का प्रथम कंपाउंड बनाया ये भी बता रहे हैं, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लो। देखो उन्होंने कैसे जेनन का प्रथम कंपाउंड बनाया, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। यही जेनन है, ठीक है, और यह हमारा बेटा क्या है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है, लिख सकते हो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। इससे यह रिजेक्शन कराया, एक कंपाउंड बना XCPTF6, ये भी आयनिक कंपाउंड है, प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और यह किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। आप यहाँ लिख सकते हो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, ये भी सॉलिड होता है। और किस कलर का होता है बेटा, येलो, ऑरेंज येलो कलर का, या केवल आप लिख सकते हो ORANG, ऑरेंज कलर का होता है। यह ऑरेंज कलर का एक यौगिक है,
कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो नाम आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको लिखेंगे जेनन, XENON जेनन। इसका नाम होगा हेक्साफ्लोरो या हेक्साफ्लोराइडो, यह हो जाएगा प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका 5, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जेनन का यह फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनन, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनन, या जेनन का प्रथम यौगिक उन्होंने बना दिया। इसके बाद जेनन के बहुत सारे कंपाउंड, इसके फ्लोराइड, इसके ऑक्साइड, इसके ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण किया गया, उसको हम बता रहे हैं। यहां ध्यान, नीचे आप लिखते चलिएगा पॉइंट में। इसके बाद जेनन के ऑक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण किया गया, ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण किया गया। दूसरा बात याद रखिएगा, हीलियम, नियन तथा आर्गन पूर्णतः इनर्ट होते हैं, पूर्णतः इनर्ट होते हैं, पूर्णतः इनर्ट होते हैं। क्रिप्टन का एकमात्र कंपाउंड क्रिप्टन डाइफ्लोराइड KrF2 ज्ञात है। Rn के यौगिक RnF2 की पहचान हो चुका है, परंतु आइसोलेटेड नहीं है, या परंतु बनाया नहीं गया है, बनाया नहीं गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि प्लेटिनम के कौन ऐसे जेनन के कौन ऐसे कंपाउंड थे जो सर्वप्रथम बनाया गया, XCPTF6। आप इस पर प्लस भी दे सकते हो, इस पर माइनस भी दे सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, याद रखिएगा। यह किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, या आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये RTP पर ही बन जाते हैं, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ती नहीं है। जेनन के ऑक्साइड, फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो जेनन कौन कौन ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन फ्लोराइड बनाते हैं, कौन कौन ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं, इस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, आप फटाफट नोट कर लें। छोटू अब देखिएगा, जेनन और हीलियम, नियन, आर्गन पूर्णतः निष्क्रिय होते हैं। क्रिप्टन के एक कंपाउंड KrF2 ज्ञात है। रेडन के एक जो कंपाउंड है RnF2, इसकी पहचान किया जा चुका है, परंतु आइसोलेटेड नहीं है। यहां देखिएगा, यहां हम कॉलम बना रहे हैं। यहां जेनन के फ्लोराइड का कॉलम बना रहे हैं, यहां जेनन के ऑक्साइड का कॉलम बना रहे हैं, और इधर हम जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड का कॉलम बना रहे हैं। देखिए, जेनन मुख्यतः 3 अपने फ्लोराइड का निर्माण करता है। पहला को कहते हैं XCF2, इसका नाम हम बोल रहे हैं, देखो जेनन डाइफ्लोराइड, फ्लोरीन 2 है तो मैंने डाई लगा दिया। दूसरा है जेनन टेट्राफ्लोराइड, इसका शेप लीनियर होता है। वैसे हमें केमिकल बॉन्डिंग में VSPR थ्योरी पढ़ाए होंगे और उससे शेप निकालने के लिए तरीका बताए हैं। यदि कंपाउंड की बनावट AB2L3 टाइप हो तो उसका शेप कैसा होगा भाई, लीनियर होगा, बताए थे। तो शेप भी बताएंगे, जो नए बच्चे हैं जिनको शेप
हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री की जानकारी नहीं है वो घबराने की उनको जरूरत नहीं है, वह तमाम चीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे भाई। यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं जेनन डाइफ्लोराइड, इसको कहते हैं जेनन टेट्राफ्लोराइड, और तीसरा महत्वपूर्ण इसके फ्लोराइड है जेनन XeF6 जिसको कहते हैं जेनन हेक्साफ्लोराइड। नाम कैसे बोलिएगा, जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड। देखिए इसके ऑक्साइड, फेमस ऑक्साइड इसके दो हैं, एक को कहते हैं XeO3, इसका नाम है जेनन ट्राई ऑक्साइड। ये याद रखिएगा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं ड्राई अवस्था में, ठीक है। यह माना गया है कि लगभग या 22 टाइम्स मोर एक्सप्लोसिव देन TNT। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन पढ़े, वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, उससे यह 22 गुना ज्यादा विस्फोटक होता है ड्राई अवस्था में, बट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अस्थायी होता है। इसका नाम है जेनन ट्राई ऑक्साइड। याद रखिएगा यह हाईली एक्सप्लोसिव होता है, हाईली हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है इन ड्राई स्टेट, इन ड्राई स्टेट बट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में यह अस्थायी होता है, याद रखिएगा, जलीय विलयन में अस्थायी होता है। 20 टाइम्स, ये भी बात याद रखिएगा, टाइम्स मोर एक्सप्लोसिव, मोर एक्सप्लोसिव देन TNT। यह ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो पढ़ा है TNT, आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, उससे लगभग यह 22 गुना ज्यादा विस्फोटक होता, ऐसा माना गया है। और दूसरा जो है हमारा इसके ऑक्साइड है XeOF4, इसका नाम है जेनन टेट्रा ऑक्साइड, इसका नाम है जेनन ट्राई ऑक्साइड, जेनन टेट्रा ऑक्साइड। बात आप समझ चुके होंगे। अब इसके हम ऑक्सीफ्लोराइड पे चर्चा कर रहे हैं। कैसे बनाते हैं, आपके NCERT में XeF2, XeF4, XeF6 को बनाने की तरीका दिया है, अभी बता भी रहे हैं। और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कौन पदार्थ बनता है, इससे रिजेक्शन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। NCERT का एक क्वेश्चन है कि जेनन हेक्साफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जो करते हैं, ठीक है, आंशिक जल अपघटन अभिक्रिया कराते हैं, वह रेडॉक्स रिजेक्शन नहीं होता है, कैसे, या यह अभिक्रिया रेडॉक्स है या नहीं, स्पष्ट करें। ऐसे भी प्रश्न CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो उस पर हम आ रहे हैं। देखिए इसके फेमस कुछ हम ऑक्सीफ्लोराइड आपको बता रहे हैं। एक होता है XeOF2, इसका नाम देखिए जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, एक का हम नाम लिख रहे हैं जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। दूसरा का नाम है XeOF4, इसका नाम बताइए, कोई पूछे आपसे, जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, क्या बोलिएगा, जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तीसरा है छोटू XeO2F2, इसका नाम क्या होगा, कई बार इसका शेप पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि इसका शेप बताओ, जेनन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड, लिख देते हैं इसका नाम हम एक बार, जेनन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड। और चौथा जो होता है बड़ा फेमस है XeO2F4, इसका नाम है जेनन डाई ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और भी इसके ऑक्सीफ्लोराइड हो सकते हैं जो फेमस है, मैंने लिख दिया है। तो यह चार्ट भी आपको याद होना चाहिए। अब इससे प्रश्न जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसके शेप से, इसके ज्योमेट्री से, और इसमें जेनन के हाइब्रिडाइजेशन से, और इसके शेप बनाया जाएगा तो उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड आएंगे। पूछा जा सकता है XeO2F2 में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। XeO2F2 का शेप होता है, पूछ सकता है XeOF2 में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, पूछ सकता है XeF4 का शेप बनाएं या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपके एग्जाम में हो सकता है कि स्ट्रक्चर भी दे दे, तो पहले आप इसे नोट करें। कैसे पढ़ेंगे, जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड। जेनन अपने बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण कर लिया, XeO3, XeO4, XeO2F2, XeOF4, XeO2F2, XeO2F4। इन बात से स्पष्ट हो गया कि जो नोबेल गैस होते हैं पूर्णतः इनर्ट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट गैस कहना बेहतर नहीं है, इसलिए इन्हें नोबेल गैस कहना, उत्कृष्ट गैस कहना बेहतर होगा। इसे नोट करें, कैसे ये बनता है इसको हम बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग
जेनन के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स को कैसे बनाते हैं उसे देख लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्लोराइड पे चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में रिजेक्शन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन रिजेक्शन को भी दिमाग में रखना है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए, जेनन और फ्लोरीन को, गैस को विभिन्न अनुपात में हम लोग लेते हैं और निकेल वैसेल, निकेल के बर्तन में विभिन्न ताप दाब पर जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। जैसे जेनन और फ्लोरीन को हम लोग 2:1 में ले, 2 आयतन जेनन गैस को 1 आयतन फ्लोरीन गैस को निकेल के पात्र में लेते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये 673 केल्विन और एक बार पे संयोग करके जेनन डाइफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जेनन को और फ्लोरीन को, इनको हम 1:5 में ले लें, 1 आयतन जेनन गैस और 5 आयतन फ्लोरीन गैस को निकेल के बर्तन में ले लें, 873 केल्विन और लगभग 6 से 7 बार पे ये दोनों संयोग करके हमारा HCF4 जेनन टेट्राफ्लोराइड एक ठोस कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जेनन गैस को और फ्लोरीन गैस को 1:20 में ले लें, 1 आयतन जेनन गैस को, 20 आयतन हम लोग किसको ले लें, फ्लोरीन गैस को, और इसे निकेल के पात्र में लें और टेम्परेचर 573 केल्विन 60 से 70 बार पे ये संयोग करके जेनन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये भी ठोस कंपाउंड होता है। तो टेम्परेचर क्रमशः याद होना चाहिए, 673, 873 और 573। ये क्लियर है, इसमें तो कोई समझने वाला बात नहीं है। अब देखिए, इसके ऑक्साइड का निर्माण इनके फ्लोराइड से ही हम लोग कर लेते हैं, तो इसको भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। नोट में हम एक बात लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, HCF6 इसके शेप पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है, VSPR थ्योरी पढ़े हैं कि जेनन डाइफ्लोराइड का शेप लीनियर होता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। HCF4 का शेप स्क्वायर प्लेनर होता है, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल होता है। शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, घबराने की कहीं जरूरत आपको नहीं है। HCF6 धीरे धीरे वायुमंडलीय नमी, जिसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, वायुमंडलीय नमी के द्वारा जल अपघटित होकर, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जल से अभिक्रिया, जल अपघटित होकर XCO3 देता है, जेनन ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर। देखिए, रिजेक्शन कैसे समझा जाता है। देखिए, यही जेनन हेक्साफ्लोराइड है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है और नमी का सूत्र H2O, और जेनन ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है तो हमको 3 मोल जल लेना होगा। कहाँ से ऑक्सीजन जुड़ेगा, जल से ही। तो देखो, H2O है, या लिक्विड फॉर्म में होता है, स्टेट नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। उच्च वर्ग में आप आ गए हैं, लेकिन रिजेक्शन लिखने का तरीका है कि स्टेट लिख दिया जाए। या लिक्विड हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 3 मोल ले लेते हैं, 3 ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो क्या बना लिया, देखो XCO3 जेनन ट्राइऑक्साइड बनाया। यह कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, याद रखिएगा, ड्राई स्टेट में। अब देखो, यह 3 ऑक्सीजन तो चला गया, अब हाइड्रोजन यहाँ बच गया हमारा 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन, तो यहाँ 6HF जो है हमारा बाहर निकल जाता है एक्वस फॉर्म में। तो देख रहे हैं कि जेनन ट्राइऑक्साइड बन गया। अब प्रश्न आता है कि जेनन के अन्य फ्लोराइड को कैसे बनाए जाते हैं। बनाने की अन्य भी विधियां हैं, उन तमाम विधियों की चर्चा आपको नहीं करना है। कुछ पुस्तक बहुत सारे रिजेक्शन दिए हुए, NCERT को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको लगता है कि हम और चीज की जानकारी रखें तो आप अन्य पुस्तकों को फॉलो कर सकते हैं। रिजेक्शन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक और बात नोट में याद रखिएगा कि HCF4 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XCOF2
जिसको हम लोग कहते हैं जेनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड XeOF2 तथा XeF6 का पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, तनी मनी, पूरा नहीं। XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर XeO4 तथा XeO2F2 बनता है। और यह रिजेक्शन पूछता है कि क्या यह एक रिजेक्शन रेडॉक्स रिजेक्शन है। तो रेडॉक्स रिजेक्शन है कि नहीं, ये जांच के देख लेंगे कि रेडॉक्स रिजेक्शन है कि नहीं। देखिए कैसे रिजेक्शन होता है। पहला हम ले रहे हैं XeF4 का हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, आंशिक हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है कि इसके सारे फ्लोरीन को नहीं हटाना है, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनता है जेनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। तो हमको एक ऑक्सीजन इसमें यूज करना है। याद रखना है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनता है XeOF2 और इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दोनों बनेगा। अब देखो बना रिजेक्शन को कैसे समझते हैं। हमको XeO4 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बनता है जेनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। हमको इसमें एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके फॉर्मूला 1 मोल जल लिए तो 1 मोल जो ही जल लेते हैं बन जाता है XeOF2 बन गया। अब देखो XeOF2 बन गया और अब यहाँ फ्लोरीन हमारा 2 बच गया, यहाँ तो 2 आ गया, 2 फ्लोरीन और 2 जल, यहाँ निकल जाता है 2HF। देख रहे हैं बन गया, जेनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड बन गया। इसी प्रकार हम जेनन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हमको यह बनाना है जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, 1 मोल ही जल लेंगे, यह बन जाएगा एक ऑक्सीजन इसको दे दो, XeOF4 बन गया। और देखो 4 फ्लोरीन यूज यहाँ हम कर चुके, 2 फ्लोरीन 2 जल, HF 2HF निकल गया। इसी को कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि जेनन के जो सारे फ्लोरीन हैं वो विस्थापित नहीं हुए जल के द्वारा। क्लियर है। तीसरा हमको बनाना है क्या, जेनन डाईऑक्सीडाइफ्लोराइड। देखो जेनन है, जेनन हेक्साफ्लोराइड है, डाईऑक्सीडाइफ्लोराइड ले बनाना है तो हम कितना जल ले लेंगे, इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन, तो 2 हम जल ले लेते हैं तो इसको दे दो XeO2F2 बना देना XeO2F2। यहाँ हम 2 फ्लोरीन यूज कर लिए, अब कितना फ्लोरीन बच गया, यहाँ 4 फ्लोरीन 4 जल क्या बच गया हमारा 4HF बाहर निकल गया। तो इस प्रकार हम इसका हाइड्रोलाइसिस करके, इसके फ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके क्रमशः इसके ऑक्साइड का हम निर्माण कर लिए। तो इसके शेप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जेनन के फ्लोराइड से के शेप पूछे जाते हैं, तो शेप पर चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि जो नोबेल गैस होते हैं उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रयोग को देखते हैं, इसे नोट करें। तो आइए हम लोग नोबेल गैस के यूज को देख लें। पहले हम लोग हीलियम गैस के यूज को समझेंगे। देखिएगा, हीलियम गैस हल्का तथा अज्वलनशील होता है, यह जलता नहीं और हल्का होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग मौसम प्रेक्षण, जिसको हम लोग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, मौसम प्रेक्षण के लिए बैलून्स में भरने के लिए किया जाता है। बैलून्स में होता है गुब्बारा। देखिए हीलियम गैस जो होता है अज्वलनशील होता है और हल्का होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग जो हो एयरशिप्स में भी किया जाता है। वायुयान के टायरों में आजकल या फिर रेसिंग कार्स जो होते हैं उसके टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जा रहा है, याद रखिएगा। तो एयरशिप्स में हम लोग भरते हैं हीलियम गैस, जबकि एयरक्राफ्ट दे, एरोप्लेन दे, उसके टायर में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखिएगा, इसके प्रतिशत सहित पूछा जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन के मिक्सचर का प्रयोग हम लोग गोताखोरों को, जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं, उनको कृत्रिम श्वसन के लिए हम लोग देते हैं। कृत्रिम श्वास लेने हेतु इसका हम लोग प्रयोग करने के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि दाब घटने बढ़ने पे, ठीक है, उनको दर्द महसूस नहीं हो और श्वसन की क्रिया सही से हो सके। अस्थमा रोगियों के या श्वास संबंधी अन्य रोगों के इलाज में हम लोग
हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर का प्रयोग करते हैं श्वास लेने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि क्यों हीलियम का ही प्रयोग किया गया? क्योंकि हीलियम रक्त में लगभग अघुलनशील होता है, या यूं कहें कि कम घुलनशील होता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है कि अस्थमा रोगियों के इलाज के लिए या गोताखोरों को गोताखोरी करने के दौरान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर का प्रयोग करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्यों? तो यदि हम हीलियम के जगह पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करें तो नाइट्रोजन गैस जो होते हैं, याद रखिएगा, यह रक्त में ज़्यादा घुलनशील होते हैं, जिससे खतरा हो सकता है, ब्लिस्टर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम लोग हीलियम और ऑक्सीजन मिक्सचर का ही प्रयोग अस्थमा रोगों के इलाज के लिए, गोताखोरों को गोताखोरी करने के दौरान कृत्रिम श्वास लेने हेतु इन्हीं मिक्सचर का प्रयोग करने के लिए हम लोग देते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर का प्रयोग। देखिए हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे कम होता है, आपको पता है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण इसका प्रयोग, याद रखिएगा, इसका प्रयोग निम्न ताप उत्पन्न एवं मेंटेन करने के लिए किया जाए। निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए, निम्न ताप को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम का वेल्डिंग किया जाता है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, बहुत जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो जाए, तुरंत हवा के संपर्क में आएंगे और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम के वेल्डिंग में इनर्ट एटमॉस्फेयर, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है आपको पता है? यह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए हीट ट्रांसफर एजेंट के रूप में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछे क्यों हीलियम का प्रयोग हम लोग करते हैं हीट ट्रांसफर एजेंट के रूप में गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में? पहला बात कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है हीलियम की, और दूसरा बात यह इनर्ट नेचर के होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए हीट ट्रांसफर एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे नोट करें, कुछ और प्रयोग बता रहे हैं, इन्हें भी नोट कर लें। देखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस, मेडिसिन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए आप एक्सरे कराते हैं, उसी प्रकार का एक और चीज़ कराते हैं, उसका नाम सुनेंगे, एमआरआई कराने गए, पूरा बॉडी का एमआरआई होता है कि कौन कौन से बीमारी, कौन सा नस चिपक गया है, कौन सी बीमारी कहाँ छुपा हुआ है, डॉक्टर एमआरआई करवाता है, महंगा टेस्ट है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में प्रयुक्त एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सुपर मैग्नेट्स, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स, लेजर, सुपर कंडक्टर के निर्माण एवं क्रियाशीलता के लिए लिक्विड हीलियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। हीलियम का प्रयोग और कहाँ करते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस में, एमआरआई, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सुपर मैग्नेट्स, सुपर कंडक्टर, लेजर आदि के निर्माण एवं उसके क्रियाशीलता के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं। नियन के प्रयोग को कुछ हम लोग समझ लें। देखिए नियन का प्रयोग बेकॉन लाइट, देखिए बेकॉन लाइट क्या है, कुछ नए किताबों में दिखाई देगा। बेकॉन लाइट का प्रयोग जनरली हवाई अड्डों पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बेकॉन, नियॉन का प्रयोग बेकॉन लाइट में होता है, जिसका प्रयोग सेफ्टी सिग्नल, इससे जो लाइट निकलता है उसको हम लोग सेफ्टी सिग्नल के तौर पे यूज करते हैं। सेफ्टी सिग्नल्स के रूप में हवाई अड्डा पर होता है। कहाँ पे होता है? हवाई अड्डा पर होता है, क्योंकि इस लाइट में कोहरे की जो कुहासा होता है उसको वेदने की शक्ति होती है। कुहा को जो कोहरा होता है उसको फाड़ देता है, उसको चीर करके यह लाइट दूर तक निकल जाता है, याद रखिए। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग बेकॉन लाइट में भी करते हैं। नियॉन का प्रयोग डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग सजावट एवं एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए नियन बल्ब जो होता है या उसी को हम लोग नियन लैंप करते हैं, इसका प्रयोग बोटनिकल गार्डन या ग्रीन हाउस में किया जाता है। इंडोर जो हम लोग फूल पौधा लगाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां हम लोग नियन बल्ब को लगा देते हैं। इससे जो रोशनी निकलती है, इसी से क्या करते हैं, इंडोर में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इंडोर पौधे होते हैं, उससे अपना भोजन तैयार करते हैं, और यह क्या करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो नियन बल्ब या नियन लैंप का प्रयोग हम लोग बोटनिकल गार्डन या ग्रीन हाउस में किया जाता है। देखिए अंदर बहुत सारे फूल पौधा, ग्रीन
फूल पौधा लोग लगा के घर को सजा देते हैं। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए होंगे, देखिएगा लाल कलर का जो बल्ब जल रहा होगा, जो हम लोग घर में बल्ब जो यूज करते हैं ना 10 रुपये वाला, उसी कलर का बल्ब जल रहा होगा, उसकी से जो रोशनी मिलती है उससे वो अपना भोजन तैयार करते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ और प्रयोग बता रहे हैं, इसे भी नोट कर लें। इन बिंदुओं को भी आप नोट कर लें कि विद्युत उपकरणों जैसे वोल्ट मीटर आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, रिले, रेक्टिफायर जिसको दिष्टकारी कहते हैं, जो क्या करता है डीसी को एसी में बदलता है, रेक्टिफायर, ईटीसी में इसका प्रयोग मतलब नियन का प्रयोग, इसका प्रयोग में नियन लिखिएगा, नियन का प्रयोग यहाँ लिखिएगा, नियन का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज की धारा वहन करने की क्षमता होती है। तो हम लोग वोल्ट मीटर, रिले, रेक्टिफायर आदि विद्युत उपकरणों में नियन का प्रयोग करते हैं। देखिए आर्गन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो घर में हम लोग बल्ब यूज करते हैं 10 रुपया वाला, फिलिप्स का, आपको अन्य किसी कंपनियों का, जो हम लाल वाला बल्ब जो देखते थे, अब तो उसके जगह पर हम लोग CFL और LED यूज कर रहे हैं। तो वे बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? आर्गन। जो टंगस्टन का जो तंतु होता है उसको ऑक्सीडाइज होने से ये बचा देता है। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में आर्गन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि विद्युत बल्ब में किस इनर्ट गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए मेटलर्जिकल प्रोसेस, जितने भी धातु कर्म की प्रोसेस होती है, धातु कर्म क्या आपको मैं बता दूं, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व किया गया संपूर्ण कार्य ही धातु कर्म कहलाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो जो काम करते हैं वह सब धातु कर्म कहलाता है। तो उस प्रक्रिया में इनर्ट एटमॉस्फेयर, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग आर्गन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखें मेटलर्जिकल प्रोसेस में, धातु के वेल्डिंग में, लैब में इनर्ट एटमॉस्फेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए आर्गन का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्रिप्टन जेनन के मिक्सचर का प्रयोग फ्लैश बल्ब में होता है। देखिए कैमरा वाला जो बल्ब होता है, हम लोग फोटो खींचते हैं, कितना तेज जलता है, तुरंत जल के रुक जाता है, उसको कहते हैं फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब में होता है जिसका प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में होता है, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। याद रखें कि क्रिप्टन जेनन मिक्सचर का प्रयोग फ्लैश बल्ब में होता है, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है या फोटोग्राफी में होता है। तो सेंटेंस बैठ नहीं रहा है, लिख लीजिएगा, बल्ब में होता है जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी करने के लिए इस बल्ब का प्रयोग हम लोग कहते हैं शूटिंग करने के लिए, याद रखिएगा। जेनन का प्रयोग रिसर्च लेबोरेटरी में हम लोग मेसॉन के जांच में किया जाता है। मेसॉन एक पार्टिकल्स है, इसकी चर्चा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में किए थे कि कितने पार्टिकल्स हैं, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसको कैसे डिवाइड किया गया था, वह मेसॉन का हम चर्चा किए होंगे। केवल याद रखिएगा मेसॉन के जांच में किस निष्क्रिय गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं? जेनन का। रेडन का प्रयोग जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है कैंसर के इलाज में और रेडियो एक्टिव रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी इसके महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन जितने महत्वपूर्ण प्रयोग हम नोट आपको करवा दिए हैं, ये सब याद रखिएगा। इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, इसका उत्तर आप दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जेनन के कंपाउंड्स के शेप, स्ट्रक्चर, उसमें जेनन की हाइब्रिडाइजेशन आदि को देखेंगे तथा अन्य यौगिकों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेते हैं, उसके शेप को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये भी सीखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि जेनन का प्रथम यौगिक कौन है, निम्न में कौन एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, केज कंपाउंड जिसको हम लोग पिजड़ा यौगिक भी कहते हैं का निर्माण करते हैं, कौन कौन करेगा, दिया हुआ है। गोताखोरों को कृत्रिम श्वसन हेतु दिया जाता है। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।